एक फैमिली में 5 लोगों को 5 तरीके की रिक्वायरमेंट्स होती है, तो आप उनको कैसे मीट करते हैं? घर में 3 जनरेशन के जनरली लोग हमें मिलते हैं. जी. There are people who are like elders around 67 or 70 above. जी. There are people who are in their 50s बिल्कुल. and they are young kids कि इनकी क्या requirements हैं, what is their needs and what is their wants, at the same time what is their problems. उन तीनों चीजों को एड्रेस करके आपको एक होलिस्टिक अप्रोच रख के प्रोजेक्ट में काम करना है. अगर कोई स्पेस सोललेस लग रहा हो तो आप सबसे पहले उसमें क्या ऐड करते हैं? Try to add some kind of a greenery or something related to nature. इंटीरियर डिजाइन का एक ट्रेंड जो होना चाहिए बट लोग उसके लिए रेडी नहीं है. I think the seamlessness, the flow. 5 अलग एरियाज हैं तो पांचों अलग हो. जी. That has to be aligned. एक आपकी कोई फेवरेट कहानी जहाँ पे आपने एक ऐसा घर बनाया हो जहाँ पे सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट थी? ये कहानी तो हर प्रोजेक्ट की ही है. क्या लग्जरी और सस्टेनेबिलिटी साथ चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है. लग्जरी एंड सस्टेनेबिलिटी बोथ आर वेरी डिफरेंट एस्पेक्ट्स. एट द सेम टाइम उन दोनों का कुछ फ्यूजन क्रिएट हो सकता है. एज एन आर्किटेक्ट आपको भी पता है कि देयर आर वास्तु कंसल्टेंट्स. आप उनके साथ कैसे कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, क्योंकि आपने कुछ डिज़ाइन बनाया एंड देन देयर आर क्लाइंट्स जो हायर करते हैं वास्तु कंसल्टेंट एंड देन वास्तु वाले आए और उन्होंने बोल दिया कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता. We are not a vastu specialist, we are designers and architects, but because we work with multiple consultants, so we study about it a little bit, and so हमें बेसिक नॉलेज होती है, उसके बेसिस पे हम प्लानिंग को में इनकॉर्पोरेट करते हैं. फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट एरिया में हमें वॉशरूम्स प्लान नहीं करने या कोई भी वेट एरियाज को नहीं प्लान करना. साउथ वेस्ट इज गुड फॉर मास्टर बेडरूम और somebody who is a earning member of the house, right? I want to bust some design myths and आप ट्रू या फॉल्स में जवाब दीजिए. वाइट पेंट छोटे रूम को बड़ा कर देती है. ट्रू. मैचिंग फर्नीचर सेट्स लेना ज़रूरी है. ट्रू. गोल्ड और सिल्वर जैसे मेटल्स को हम मिक्स नहीं कर सकते. फॉल्स. इंटीरियर डिज़ाइन क्या सिर्फ अमीर लोगों के लिए है? नो, फॉल्स. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आर्किटेक्ट से जिन्होंने घर नहीं पर जिंदगी के अंदाज बदल दिए हैं. यहाँ हर घर एक कहानी बताता है, हर स्पेस थॉटफुली क्यूरेटेड होता है और हर डिज़ाइन डिसीजन लाइफस्टाइल को अपलिफ्ट करता है. आर्किटेक्ट कुणाल लूथरा, जिनका काम फोर्ड जैसे प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म्स पे अवार्ड हो चुका है. He believes that architecture is not just about walls and roofs, it's about crafting a lifestyle. उनका डिज़ाइन स्टूडियो bespoke रेसिडेंशियल होम्स एंड लग्जरी इंटीरियर्स में स्पेशलाइज करता है. कुणाल और उनकी टीम क्लाइंट्स के नीड्स, इमोशंस और एस्पिरेशंस को समझकर एक कंप्लीट विजन रेडी करते हैं जिसमें प्लानिंग, एस्थेटिक्स और फंक्शनल परफेक्टली बैलेंस होती है. आर्किटेक्ट कुणाल लूथरा, वेलकम टू द शो बियॉन्ड द स्क्रीन विथ मी शिविजय. कुणाल जी, थैंक यू. आई वॉन्ट टू नो कि आपने कैसे इस जर्नी को स्टार्ट किया. Definitely we'll discuss this about in more detailed way. So first of all, thank you so much, Evika, for inviting me on this journey of podcast. And again, when you mentioned like घर के बारे में बात करते हैं and aesthetics, so again इस पे भी एक question होता है कि are we as an architect limited to only houses or beyond that, or only limited to aesthetics or beyond that? So अभी तक मतलब जी मेरी ऑब्जर्वेशन है या जो एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पर कहीं ना कहीं एक ये मिस इन्फॉर्मेशन भी है कि जो आर्किटेक्ट्स हैं या डिज़ाइनर्स हैं आर ओनली लिमिटेड टू एस्थेटिक्स ओनली या सुंदरी बनाते हैं. बट व्हाट इज़ माय एक्सपीरियंस जहाँ से मैंने सीखा है वो इससे बहुत ज़्यादा बियॉन्ड है. मतलब व्हेन स्पेसिफिकली जब हम घर की बात करते हैं या किसी बिल्डिंग की बात करते हैं या किसी स्पेस के बारे में बात करते हैं तो जो रेंज है और जो हमारे एजुकेशन भी वैसा ही है, बहुत ही इलेबोरेट वे में. तो जो हमने व्हेन वी स्टडीड आर्किटेक्चर, व्हेन आई स्टडीड बी आर्क, तो वहाँ पे हमने एक बहुत ही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में और बहुत ही रेंज में पढ़ाई की है, जहाँ पर एक छोटे से प्रोडक्ट से लेकर
हम सिटी के लेवल तक पढ़ाई करते हैं, जी द रेंज ऑफ सिटीज. सो इट इज़ अगेन ऑन अस कि हमारा डिसीजन क्या है, हम किस पर्टिकुलर डोमेन में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं एज एन आर्किटेक्ट्स और डिज़ाइनर्स. सो राइट नाउ जैसे हम वी आर मोर टुवर्ड्स रेजिडेंशियल्स और हाउसेस, बट वी डू अदर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स एज वेल, लाइक कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स. सो वहाँ पर जो भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट्स है, उन सब का एक बड़ा ही डिफरेंट अप्रोच है डिज़ाइन करने का. बट एक बेसिक फाउंडेशन सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं आपको सिमिलर ही मिलेगा, जी बिकॉज इवेंचुअली जो हम काम कर रहे हैं वो लोगों के लिए कर रहे हैं. बिल्कुल और जो लोगों का बिहेवियर है या लोगों की ज़रूरतें हैं, वो अलग अलग प्रोजेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाती हैं. जी तो उस चीज़ को एक्नॉलेज करना और उस चीज़ को समझ के उस चीज़ को डिज़ाइन करना, वो एक एबिलिटी टू है टू अंडरस्टैंड कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम विजन कर रहे हैं, वो सही हम दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे. तो हो सकता है वो एक शॉर्ट टर्म प्लान हो सकता है वो एक लॉन्ग टर्म प्लान हो, जी right? So the range is very big, and that also varies from project to project, and also individual to an individual, जी right? So when it comes to an houses, तो हम एक इंडिविजुअल हाउस की बात करते हैं, या फिर हम एक ग्रुप हाउसिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पर इंडिविजुअल फैमिलीज की बात करते हैं, जी राइट? द रेंज इज बिगर. एंड अगेन जब हम सिटीज़ की बात करते हैं, तो हम एक बहुत सारे जो लोग हैं उनके बारे में बात करते हैं. प्लस वहाँ पे इम्पैक्ट सिर्फ लोगों तक नहीं है, इम्पैक्ट एनवायरनमेंट के लिए भी है, इम्पैक्ट जो दूसरी सिटीज़ पे हो रहा है उनके बारे में भी है. तो फ्रॉम अ वन सिंगल पर्सन टू अ रेंज ऑफ पॉपुलेशन, वहाँ पर कहीं ना कहीं एक आर्किटेक्ट का बहुत बड़ा रोल है, उसको एक डायरेक्शन देने में और उन चीज़ों को फ्यूचर के हिसाब से प्लान करने के लिए, टू ओवरसी कि फ्यूचर में ऐसी चीज़ों को क्या क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपको सोच के चलनी है. एंड वहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है एक आर्किटेक्ट का और डिज़ाइनर का. तो this is just a general range about our profession, and a lot of people just misconcept is only just about कि सुंदर बनता है. For me or maybe a lot of people, मेरे लिए जो एस्थेटिक का जो लाइन है ना, वो बहुत ही बाद में जाके है. मतलब जी there's a lot of back and forth things that comes before aesthetics. जी Aesthetics come because ये चीज़ें वो हैं जो दिखती हैं, बट एक्चुअली में बहुत सारी ऐसी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो किसी को दिखती नहीं है, बट एक्चुअली में प्रॉब्लम्स होती हैं. तो एज अ डिज़ाइनर आपको उन चीज़ों को भी पे भी ध्यान देना है, उन चीज़ों को भी सॉल्व करना है. जैसे किस तरीके के प्रॉब्लम्स? जैसे फॉर एग्जांपल एक कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम है, जी मतलब प्रॉब्लम्स बहुत सारी तरह की होती है. एंड चाहे वो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो कोई लाइफस्टाइल प्रॉब्लम हो, चाहे वो किसी का फियर ही क्यों ना हो, राइट ठीक है, चाहे किसी का लाइफस्टाइल प्रॉब्लम हो, तो अब आप उन प्रॉब्लम्स को कैसे एड्रेस कर रहे हो और अपने थॉट प्रोसेस से उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हो, राइट? सो टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, कोई प्लम्बिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, बट जी प्रॉब्लम तो है. हाँ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम ये हो सकता है आपको, जब आप पर्सनल बेडरूम अपना कोई डिज़ाइन कर रहे हो, आपको अंधेरे में ही चाहिए होता हो, जी आपको कहीं से लाइट आ रही है उसको प्रॉब्लम करती हो, वो भी आपका प्रॉब्लम है, जी ठीक है. आपका जो बिल्डिंग है वो मेन रोड साइड पे हो, जी बट आपको रात को घर पे आ रहे हो, आपको आराम से चैन की नींद से सोना है, जी बाहर नॉइज है, ठीक है. तो प्रॉब्लम टेक्निकल है, लेकिन लाइफस्टाइल प्रॉब्लम भी है ना. राइट यू नीड पीस, यू डो नॉट वांट एनी वॉइस. तो उसको टेक्निकल स्किल सेट के बिहाफ पे आप कैसे सॉल्व कर रहे हो. आप इंडिया जैसी जगह में जहाँ पे मोस्टली जब घर बनता है तो आपको नहीं लगता कि 5 लोग 5 तरीके की बातें करते हैं, 5 लोगों एक फैमिली में 5 लोगों को 5 तरीके की रिक्वायरमेंट्स होती है, तो आप उनको कैसे मीट करते हैं बीच में? डेफिनेटली दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. एंड ये जो चैलेंज है बिल्कुल हमें आता है. एंड एक फैमिली के अंदर डिफरेंट माइंडसेट ऑफ लोग हैं, डिफरेंट एज ग्रुप के लोग हैं, जी उनके डिफरेंट चैलेंजेस हैं, डिफरेंट रिक्वायरमेंट है. तो वहीं पर ही एक डिज़ाइनर का रोल सिर्फ उनको एस्थेटिक देना या उनकी नीड पूरा करना ही नहीं है. जी आपको एज एन इंडिविजुअल उनके बारे में समझना पड़ेगा, बिल्कुल राइट? Like we started our firm in
to started as an architectural interior design practice. But in while working these years, we realized कि क्या एक्चुअली में हम सिर्फ आर्किटेक्चरल वर्किंग्स कर रहे हैं या फिर हम कुछ और काम एक्चुअली में करने लग गए. बट वो रियल जो काम है वो कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं. बिकॉज जब ये बात आती है कि घर में 5 अलग तरह के लोग हैं, उन सबका डिफरेंट माइंडसेट है, अपब्रिंगिंग अलग है, जी राइट, तो हम उनके एज एन इंडिविजुअलिटीज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. मतलब उन फॉर एग्जाम्पल घर में 3 जनरेशन के जनरली लोग हमें मिलते हैं. जी देयर आर पीपल हु आर लाइक एल्डर्स अराउंड 67 और 70 above. जी There are people who are in their 50s, and बिल्कुल they are young kids or maybe adults who are say 10 to 20s. या All three are different generations, and so ability to catch all 3 generations कि इनकी क्या requirements हैं, what is their needs and what is their wants, at the same time what is their problems. उन जी तीनों चीजों को एड्रेस करके आपको एक होलिस्टिक अप्रोच रख के प्रोजेक्ट में काम करना है. And you have to come up with the consolidated solution and cohesive solution जहाँ पे आप as an individual उन सबकी रिक्वायरमेंट को मीट करवा पाओ. एक आपकी कोई फेवरेट कहानी जहाँ पे आपने एक ऐसा घर बनाया हो जहाँ पे सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट थी और यू नो एंड ये कहानी तो हर प्रोजेक्ट की ही है. अच्छा मतलब क्योंकि जब हम घर की बात करते हैं तो houses are like one of the dreams of any human. जी लाइक जैसे कार एक चेकलिस्ट होता है, घर एक चेकलिस्ट होता है. और घर में भी ना हमने रियलाइज किया है कि लोग क्यों घर बनाते हैं. एक तो मतलब वो भी फैक्टर्स हैं. जी मतलब कुछ लोगों की फंक्शनल रिक्वायरमेंट बदलती है कि फैमिली छोटी थी, फैमिली बड़ी हो गई, हम सब लोग भी घर में रहते हैं तो वी कैन रिलेट टू इट. जी या फिर कुछ लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन बेटर होती है तो वो अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना चाहते हैं, जी वो भी एक रीज़न होता है. कुछ लोग रीलोकेट करना चाहते हैं, कुछ लोग अपार्टमेंट्स हाउसेज में जा रहे हैं, कुछ लोग छोटे हाउसेज से बड़े हाउसेज में जा रहे हैं, जी राइट. सो कुछ लोग और इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे हैं कि दिस इज माय मेन हाउस एंड दीज आर माय आउट हाउसेज, फार्म हाउसेज. Everybody is yeah. trying to upgrade, right? And accordingly as an individual जो अब हम बात कर रहे हैं कि challenges आते हैं वो सब जगह ही हैं, तो वो तो common ही है. जी तो but what is beyond that, उससे जो ऊपर है और हम exactly क्या कर पाएं, क्योंकि ये तो अब constant है. जब हम इंडिविजुअल को सॉल्व कर रहे हैं तो करना ही पड़ेगा, बिल्कुल अदरवाइज तो हम रिक्वायरमेंट्स को और उनकी जरूरतों को मीट ही नहीं कर पाएंगे. बिल्कुल So that is a constant thing and unsaid thing, राइट. right? द रीज़न मैं आपसे एक कहानी के बारे में इसलिए पूछ रही हूँ ताकि जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको एक आइडिया लगे और वो एक अपने लेवल पे रिलेट कर पाए कि किस तरीके के इश्यूज आप फेस करते हैं, अपने चैलेंजेस, जैसे लाइक यू सेड कि ये आपके लिए बहुत कॉमन है, बट आई थिंक दैट वन स्टोरी विल हेल्प पीपल रिलेट. नहीं, absolutely. I'll just give you an example. जी So while we are doing in house in Noida, जी and they have a nuclear family, and they have 2 children, and they are around say 20 or 22, जी have a grandparents or parents. So again, stories like yes, सबको ही ना अपने अपने लिए जब हाउस की बात होती है, लाइक दे वांटेड, उनके माइंड में ना कुछ ऐसे पहले से ही चलने लग जाता है, लाइक बिकॉज एवरीबडी इज वेरी पैशनेट अबाउट दिस थिंग हाँ कि नाउ हो सकता है 2 ब्रदर्स हैं जो अभी साथ में बेडरूम शेयर कर रहे हैं, जी राइट. तो अब जब नया घर बनेगा तो दे माइट हैव देयर ओन इंडिविजुअल स्पेसेस. जी सो उनके अंदर का जो एक पर्सनल पर्सन है वो दैट लाइक आई वांट दिस इन माय रूम, और आई जी वांट दिस इन माय स्पेस, आई वांट दिस काइंड ऑफ अ कलर इन माय रूम, बिकॉज दे फील सम काइंड ऑफ अ फ्रीडम हाँ कि ये चीज़ें होंगी. एंड सिमिलरली जो मिड एज में लोग हैं उनके साथ भी वैसा ही रहता है कि हो सकता है कि अभी तक वो एक फाइनेंशियल कंडीशन में ऐसे होंगे या अभी तक बच्चों को या ग्रैंड पेरेंट्स के लिए काम कर रहे होंगे, बट नाउ दिस इज अ टाइम टू अपग्रेड देयर थिंग्स, और या फिर जो अभी तक वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनसे और नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, जी तो वो उन चीज़ों के बारे में एक्साइटेड होते हैं. जो ग्रैंड पेरेंट्स है सिमिलरली उनका भी माइंडसेट है कि अभी तक थोड़ा केओस में था, दे वांटेड टू हैव अ पीसफुल स्पेस, काम स्पेस. तो everybody in the family they are excited. So
एज एन आर्किटेक्ट वहां पर आपका रोल ये भी होता है कि दे हैव टू, मतलब हमको उनको काम भी करना होता है, जी बिकॉज सम टाइम दैट एक्साइटमेंट बिकम्स एन ओवर एक्साइटमेंट, एंड हाँ वो कोई भी चीज ना ओवर होती है ना, वो दैट इज नॉट गुड, that is not good for them, that is not good for the project. And so वहाँ पर हम अपने क्लाइंट के साथ ऑन बैठ कर वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन करते हैं, नॉट जस्ट विद द मेन client but with the entire family. We do have this one on one conversation just to understand what is their needs and wants, and eventually we draft a brief. मतलब हमारे जो the kind of work we do when it comes to houses, हमारे पास कोई ऐसा स्टैंडर्ड ब्रीफ नहीं होता. कुछ चीज़ें हैं जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है, बट ब्रीफ टेबल पे बैठ के ही बनता है. जब हम जी उनसे बात करते हैं, जैसे आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो हाँ ये मतलब हम अगर जैसे आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, जी बट ये हम एवरी डे, एवरी 4th डे हमारा ये जनरल कम्युनिकेशन होता है, जी जहाँ पर बस हमारी चेयर्स चेंज होती हैं, जी राइट. तो वहाँ पर हम क्लाइंट से क्वेश्चंस पूछते हैं जी कि क्या है, एंड हाँ ऑब्वियसली देन दैट ब्रीफ, द काइंड ऑफ अ ब्रीफ दैट वी आर वर्किंग ऑन, जो हम सोच रहे हैं, तो उससे हमें एक अलाइनमेंट भी डेवलप करना होता है बिटवीन अस एंड द क्लाइंट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ ये क्या 2 बार मिलना है. एक जनरल हाउस 1 साल से 1.5 साल का टाइम लेता है बनने में, एंड इट इज नॉट जस्ट कि आपने ड्राइंग्स दे दी और काम हो गया, ऐसे नहीं बिल्कुल होता. एक पूरी हैंड होल्डिंग करनी पड़ती है क्लाइंट के साथ, उसको हर पाथ के ऊपर एक डिसीजन लेने में हेल्प करना पड़ता है. So and also so that you have to gain the trust as well, कि yes we are there with you and to give you a right guidance, and but also we learn कि हम सिर्फ डिसीजन नहीं लेंगे. like we always tell our client that we are not decision makers, we are just consultants, but जी we, as per our knowledge, we will guide you what is right for you and what is wrong for you. This is our responsibility. Then you have to take the decision कि ये आपके लिए फिट बैठता है, क्योंकि ये हमें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम आपके लिए काम कर रहे हैं. वी वॉन्ट यू एंड योर फैमिली हैज टू सेटिस्फाइड, बट हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन के लिए वो डिसीजन सही ना हो, जी राइट. तो वी आर नॉट वर्किंग फॉर दैट फॉर थर्ड पर्सन. लाइक आपको ब्लैक पसंद है तो ठीक है, हाँ वी रिस्पेक्ट दैट, कोई बात नहीं. यू लाइक रेड, इट्स ओके. यू लाइक दिस काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है. बट हो सकता है किसी थर्ड पर्सन को ना हो, तो ये भी कंट्रोल क्लाइंट को करना पड़ता है हमें कि आप, यू हैव टू थिंक फ्रीली. जी आपको साइड से नॉइज नहीं लेनी, यू हैव टू सी, एंड दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड यू कि अगर ठीक है आप ब्लैक ले रहे हो या फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आप ले रहे हो, उसका क्या फायदा होगा, उसका क्या नुकसान होगा, या कुछ फॉर एग्जाम्पल अपने VRV सिस्टम्स के बारे में काफ़ी बात होती है, बहुत ही उसके लिए नेगेटिविटी है हाँ एयर सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग के बारे में. जी तो वहाँ पर वी एजुकेट आवर क्लाइंट्स कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान है उन चीज़ों के बारे में. अब आप देखिए कि आपको क्या वो चीज़ सूट कर रही है, जी ठीक है. क्या आप, क्यों, बिकॉज इट इज अ लग्जरी एंड लग्जरी कम्स विद अ कॉस्ट. राइट दैट इज अ बेसिक सिंपल थिंग. आप मर्सिडीज खरीदोगे तो देखो सर्विस का खर्चा आएगा, ठीक है. एब्सोल्युटली फिर आप पेट्रोल की थोड़ी सोचोगे कि इतना पेट्रोल लग रहा है, या फिर तो फिर आपको लेनी नहीं चाहिए थी मर्सिडीज. सो जी इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर लग्जरी देन यू शुड बी अवेयर कि it comes with some kind of a maintenance, it comes with some kind of a care, and all these things comes with the time or cost. आपको इन दो चीज़ों से इवेल्युएट करना पड़ेगा, या तो उन चीज़ों में टाइम देना पड़ेगा. जी टाइम नहीं दे सकते तो पैसे खर्चने पड़ेंगे. राइट तो वो हम क्लाइंट को एजुकेट करते हैं, एंड वहाँ पर क्लाइंट को हम एक क्लैरिटी भी रखते हैं कि आप अगर एक ऐसा डिसीजन बना रहे हो तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि आगे ऐसी चीज़ हो सकती है. क्या लग्जरी और सस्टेनेबिलिटी साथ चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है. लग्जरी एंड सस्टेनेबिलिटी बोथ आर वेरी डिफरेंट एस्पेक्ट्स. एट द सेम टाइम उन दोनों का कुछ फ्यूजन क्रिएट हो सकता है. जी एंड बट आई टेल यू विद एन एग्जाम्पल. सो अगेन लग्जरी भी इट्स अ बज वर्ड, बट अगेन लग्जरी का भी जब बहुत ही बड़ा एक बैंडविड्थ है राइट अपने आप में वर्ड में, कि बिकॉज लग्जरी बहुत ही इंडिविजुअल अप्रोच है. इट इज़ नॉट जस्ट कि अच्छा सा मटेरियल लगा दिया तो वो लग्जरी एस्थेटिक्स है. जनरली लग्जरी लोग एस्थेटिक से रिलेट करते हैं, Right. बट दैट इज़ नॉट फ्रॉम अस. मतलब हमारे लिए ऐसा नहीं है कि लग्जरी सिर्फ सस्टेनेबिलिटी, सॉरी, मटेरियल से रिलेटेड है.
किसी के लिए टाइम भी लग्जरी हो सकता है, जी किसी के लिए कोई पर्सनल स्पेस भी लग्जरी हो सकता है, किसी के लिए कोई कंफर्टेबल चेयर भी लग्जरी हो सकती है, राइट? तो वो एक इंडिविजुअल अप्रोच है। एंड वो जब हम लोगों के साथ या अपने क्लाइंट्स के साथ बैठते हैं तो उनको समझते हैं कि लग्जरी तो देखो सबको ही चाहिए, राइट? अब द रेंज ऑफ लग्जरी इज डिफरेंट, राइट ठीक है? किसी के लिए बाइक से गाड़ी पे आना भी लग्जरी ही है, और किसी के लिए मर्सिडीज भी लग्जरी है। जी तो दिस इज नॉट कि आपने एक बेंचमार्क सेट करा हुआ है लग्जरी, इतने पैसे खर्च होंगे तो ये लग्जरी है। जी मतलब अच्छे की ना कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं होती है हाँ कि पैसे खर्चोगे तो ही अच्छा होगा। वो आपको अच्छा लगना चाहिए, बिकॉज आपके लिए है। until unless you are happy, you are comfortable, it is luxury for you. And about the sustainability again has a very broad range. It is not just कि सस्टेनेबिलिटी आप कैसे चीज़ों को कुछ सेव भी कर रहे हो। घर में टैप खराब है आपकी, जी पानी चल रहा है, हाँ आप ध्यान नहीं दे रहे, राइट आप टैप बंद कर दो या ठीक करवा लो, पानी बच रहा है ना। हाँ इट इज बड़ी बेसिक सी चीज है। इट इज नॉट रिलेटेड टू कि हम एज एन आर्किटेक्ट क्या काम कर रहे हैं, वो आपका पार्ट ऑफ लाइफ स्टाइल है। आप लाइफ कैसी जी रहे हैं, ठीक है, और अपने रिसोर्सिस को कैसे यूज कर रहे हैं और उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड इसमें ऐसा नहीं है कि कोई आर्किटेक्ट आके कुछ करेगा, नहीं। वो तो आपका एक लेवल का जो आप एक लाइफ स्पैन जी रहे हो उसको प्लान कर देगा कि बिल्डिंग के अंदर ऐसी होनी चीज़ें होनी चाहिए, या ऐसे कुछ आप सिस्टम्स क्रिएट करते हो, एक्टिव सिस्टम्स क्रिएट करते हो, पैसिव सिस्टम्स क्रिएट करते हो, एंड इन्वायरमेंट के लिए कुछ ऐसी टेक्निक्स के लिए बिल्डिंग के थ्रू आप वो काम करते हो। बट इट इज़ मोर अबाउट अ चॉइस ऑफ योर लाइफ स्टाइल एंड हाउ यू वॉन्ट टू लिव, राइट? अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हो और अगर आप कुछ चीज़ें प्रोटेक्ट भी कर रहे हो तो वो भी कहीं ना कहीं एक सस्टेनेबिलिटी का ही पार्ट है। आप सबसे पहले ये बताइए कि एक स्पेस को मैजिकल फील कराने के लिए आप क्या करते हैं? सो मुझे अगर ऐसा कुछ करना है मैजिकल फील करवाने के लिए, मैं अगेन इंडिविजुअलिटी को ही फोकस करता हूँ कि जिसके लिए बना रहा हूँ वो उसको अपना लगना चाहिए। जी तो कुछ ऐसे कोई मटेरियल पैलेट या कुछ फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। अगर वो रिलेट कर पा रहा है उससे, उसको अपना मान पा रहा है, तो वो मेरे लिए मैजिकल है। एक डिज़ाइन रूल जो आप हमेशा प्राउडली तोड़ते हैं, फॉलो नहीं करते। टेक्निकल एस्पेक्ट है तो मुझे स्ट्रक्चर्स में काफ़ी मज़ा आता है। लाइक स्ट्रक्चर में मुझे प्ले करने में, इन टर्म्स ऑफ कुछ सिस्टम्स चेंज करने हैं। अगर वो पैटर्न स्ट्रेट चल रहा है तो मुझे लगता है कुछ गलत हो रहा है। मतलब वो ओके मेरा पर्सनल बिहेवियर है कि थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो या कुछ स्पेसिंग्स क्रिएट हो, एंड जो नॉर्मलाइज ना हो। मतलब चाहे किसी को पता ना हो, लेकिन मुझे ज़रूर पता हो कि इसके पीछे ये चीज़ लगी थी, बिकॉज वो मुझे पर्सनली बहुत सेटिस्फाई करता है। क्लाइंट के कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स जो मीट कर पाना पॉसिबल नहीं होता कई बार। बहुत बार होता है एक्चुअली ऐसा, व्हेन क्लाइंट स्टार्ट ओवर एक्सपेक्टिंग। सो द क्लैरिटी, उनको ये क्लैरिटी देना भी हमारा ही काम है कि लाइक यू हैव दिस मच ऑफ स्पेस और दिस मच ऑफ एरिया, एंड इसमें ये सर्टेन चीज़ें ही बन पाएंगी। सो यू शुड नॉट ओवर एक्सपेक्ट, एंड एंड बिकॉज वहाँ पर वो उनको मेंटली वो प्रॉब्लम करेगा, बिकॉज आपने इतने थॉट प्रोसेस से वो चीज़ बाय की है, एंड इवेंचुअली वो चीज़ें एक लिमिट से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो दैट क्लैरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। सो आई फील दैट ओवर एक्सपेक्टेशन पार्ट इज़ द प्रॉब्लम। अगर कोई स्पेस सोललेस लग रहा हो तो आप सबसे पहले उसमें क्या ऐड करते हैं? आई ट्राई टू ऐड सम काइंड ऑफ अ ग्रीनरी और समथिंग रिलेटेड टू नेचर। इंटीरियर डिज़ाइन का एक ट्रेंड जो होना चाहिए बट लोग उसके लिए रेडी नहीं हैं। आई थिंक द सीमलेसनेस, द फ्लो। ऐसा नहीं कि 5 अलग एरियाज हैं तो पांचों अलग हूँ। जी That has to be aligned, that we seek for and always try to do throughout our projects. आपका डिज़ाइन मूड बोर्ड अभी करेंटली किस पे ज़्यादा चल रहा है? जापानी, मैक्सिमलिस्ट, मिनिमलिस्ट, डिज़र्ट कोर या सॉफ्ट लक्स? Our current mood board is like the kind of projects we are doing. So 3 4 major
kind of a design style that we are working on. That is, one is definitely the Japandi style, Japandi, wabi sabi, and neoclassical, and contemporary and modern as well. So these are the 4 5 areas that we are working on right now. आई वॉन्ट टू बस्ट सम डिज़ाइन मिथ्स एंड आप ट्रू या फॉल्स में जवाब दीजिए। वाइट पेंट छोटे रूम को बड़ा कर देती है। True. मैचिंग फर्नीचर सेट्स लेना ज़रूरी है। True. गोल्ड और सिल्वर जैसे मेटल्स को हम मिक्स नहीं कर सकते। False. इंटीरियर डिज़ाइन क्या सिर्फ अमीर लोगों के लिए है? No. False. हाई एंड होम्स की बात कर चुके हैं, बट व्हेन आई टॉक अबाउट हाई एंड होम्स, डू यू ऑल्सो गेट कुछ यूनिक रिक्वायरमेंट्स आज के डेट में? Yes, we get a lot of requirements because we work on like core personalization and जी। individualities के ऊपर फोकस अगर हम ज़्यादा करते हैं तो बहुत लोगों की अलग अलग तरह की नीड्स और वांट्स होती हैं. सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल फॉर वन ऑफ आवर क्लाइंट. सो दे बॉट दिस प्रॉपर्टी इन वन ऑफ द सेक्टर्स इन नोएडा, एंड उनके नेबर के यहाँ से बहुत साउंड आता था, द साउंड ऑफ अ मोटर. ओके। मोटर चलती है, उनको वो बहुत परेशान करती है. मतलब इट्स अ गुड साइज हाउ प्लॉट, ऐसे 500 स्क्वायर यार्ड्स जी। ऑफ दैट एरिया. सो दैट मोटर पार्ट इज पिंचिंग हर. अब दिस इज ओनली, मतलब ये अब मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, बट हो जी। सकता है उनके लिए उनको बहुत डिस्टर्ब कर रही है, या सामने घर के कुछ ऐसा कुछ है जो देखने में उनको सही नहीं लग रहा, जी। तो उसको वो कैसे हाइड कर रहे हैं. एंड देयर इज वन ऑफ आवर क्लाइंट, देयर इज अनदर ऑफ आवर क्लाइंट, आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल, जहाँ पर हम आजकल बात कर रहे थे. इट्स अ वेरी new thing for us. It's like we were discussing about the war thing, जी। like that the conditions that are happening around the countries. टॉकिंग अबाउट इस तरीके के रिक्वायरमेंट्स, आपको क्या लगता है कि फियर और किस तरीके के हो सकते हैं क्लाइंट्स के? फियर और भी बहुत तरीके के मतलब जो हम समझ रहे हैं. फियर ऑफ एंड फियर ऑफ मेंटेनेंस, जी। right? Fear of using a product which is not viable to them, कि ले तो लिया लेकिन they are not sure. हाँ। ये भी कहीं ना कहीं एक फियर है. जी। एंड जैसे किस तरीके का प्रोडक्ट? फॉर एग्जाम्पल, यू बॉट अ पीस ऑफ फर्नीचर, हाँ। एंड आप उस पर बैठे हो, बट वो प्रैक्टिकली वाइबल नहीं है. या फियर ऑफ मेंटेनेंस, आपने यू लाइक वाइट्स, एंड आपने पूरा वाइट बिल्डिंग बना दी इंटरनली, जी। बट उसका मेंटेनेंस ढंग से नहीं हो रहा, तो कुछ गंदा हो रहा है, तो यू आर ऑलवेज कंसर्न्ड जी। and you are focusing on that. So that basic fear is also there. And personal fears भी होते हैं कुछ लोगों के, जैसे मैंने बात करी ये बंकर की, या फिर that is a fear of safety, जी। right? कि आपने लाइफ में इतना कुछ अचीव किया है, लेकिन अगर आप सेफ नहीं हो जी। तो उन सब चीज़ों का मतलब क्या फ़ायदा. तो राइट। आप कैसे आपके पास जो रिसोर्सेज हैं और उनको यूज़ करके अपने लिए एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो, राइट? तो दैट इज अ रेंज. मतलब प्रैक्टिकल फियर्स भी हैं, इंडिविजुअल फियर्स भी हैं, राइट? तो इट्स लाइक दैट. या एक हटके डिज़ाइन जो आपने हाल फिलहाल में किया हो? जनरली जो साइट के जो साइजेस हैं, हम जिन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं वो रेक्टेंगल्स होते हैं. जी। रेक्टेंगल्स या थोड़े से ऑड शेप्ड हो गए, बट दैट वाज अ कंप्लीट डिफरेंट typology of the site, like different dimensions. Say it's a hexagonal, pentagonal kind of Okay. a site. So the idea was like we designed the concept of a building around that only. Like we Okay. created that not a regular rectangle shaped building. We developed a pentagonal concept into it, and we designed all the amenities and all the planning and layouts accordingly. Oh wow. So that was a like a different kind of a project on the basis of the kind of a regular projects that we do. ओके। क्या चैलेंजेस फेस करते हैं आप प्रोजेक्ट बनाने, एक घर बनाने में? क्योंकि
आपने तो डिज़ाइन कर दिया, पर आपके साथ टीम्स भी एसोसिएटेड होते हैं जो ऑन ग्राउंड जाके घर बनाते हैं। सो प्लीज़ एलैबोरेट ऑन दैट। डिज़ाइन ख़त्म होता है, मतलब फेजेस होता है। when you are like done with your design, now the next phase is the construction part. So construction के अंदर generally जो challenges आते हैं वो ये आते हैं कि like again similarly आपने एक सर्विस लिया, जैसे आपने एक मटेरियल लिया, बहुत एक्सपेंसिव मटेरियल ले लिया या बहुत हाई एंड मटेरियल ले लिया, अच्छा लेकिन उसका कॉन्ट्रैक्टर नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। सिमिलरली आपने अगर एक अच्छा डिज़ाइनर हायर किया जहाँ पर आप एक सर्टेन डिटेलिंग्स को फोकस कर रहा है, क्योंकि एक डिज़ाइनर ने आपके विजन को समझ के वो डिज़ाइन और पूरा मूड बोर्ड्स और वो लेआउट्स एंड डिटेलिंग्स डेवलप किए हैं, तो ये चीज़ एक कॉन्ट्रैक्टर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस चीज़ को एग्जीक्यूट करे इन अ राइट वे दैट डिज़ाइनर वांट्स। जी क्योंकि we all together are answerable to client. It is not only architect responsibility or only contractor responsibility or only client's responsibility. We all three individual have a individual roles, right? And वहाँ पर जो चैलेंज हम फेस करते हैं कि जब कंस्ट्रक्शन शुरू होती है तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं उनका स्किल्ड होना एक लेवल तक, कभी कभी वहां पर क्लाइंट को चैलेंज आता है उस चीज के लिए कि हु इज द राइट पर्सन हु कैन बिल्ड, हु कैन जी अंडरस्टैंड बिल्डिंग, हु कैन अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर मटेरियल, एंड क्या वो उसके साथ जस्टिफाई कर रहा है जो कंस्ट्रक्शन हो रही है या द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वी ऑल आर एक्सपेक्टिंग, और द काइंड ऑफ अ डिटेलिंग दैट वी हैव मेंशन ऑन द ड्राइंग्स वो सही साइट पर वो रीड करके बना रहे हैं या नहीं बना रहे। तो वहां पर भी काफी चैलेंज होता है, क्योंकि अगर दैट पर्सन इज नॉट स्किल्ड इनफ तो वो डिजाइन को ढंग से ग्रास्प भी नहीं कर पाएगा और वो साइट पर डेवलप नहीं कर पाएगा उस जी डिटेल को। तो इनडायरेक्टली ये क्लाइंट का ही नुकसान है और डिजाइनर का भी नुकसान है, क्योंकि जो उसने मेहनत करी, डिजाइन डेवलप किया और वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया जी बिकॉज ऑफ समबडीज एल्स इनकेपेबिलिटी। तो यहाँ पर एक राइट टीम होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड another challenge that we face is mismanagement, जी right? So मैनेज कोई भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बेसिकली हमने जो क्लाइंट्स को एजुकेट करते हैं ये 3 से 4 फंडामेंटल एरियाज हैं जहाँ पर मैनेजमेंट बहुत रोल प्ले करती है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज द बजट पार्ट। लाइक अगर आप कोई एक प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं मे बी 3 months और आफ्टर 6 months, सो वन शुड अवेयर अबाउट कि आपका इतना इन्वेस्टमेंट आएगा उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, विच इंक्लूड्स consultancy service, which includes building materials, labor and everything. So if you have a clarity कि वो अगले 1-1.5 साल में इतना फंड कंज्यूम होगा तो आपके पास वो फंडिंग पाक होनी चाहिए और यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बिकॉज इतने अमाउंट आपका पर मंथली वो एग्जॉस्ट होगा। जी सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट इज द टीम फैक्टर कि ठीक है आपके पास फंड है बट आपके राइट टीम नहीं है। जी Team includes construction people, team includes us as well, team includes any other people who are engaged with the project. So if they are not good enough in terms of speed, in terms of management, तब भी project delay हो जाएगा या mismanage हो जाएगा। जी Third major point is your ability to making decisions. Ability to decision make means is because we are consultants and the construction people are also whatever they get ordered वो उसको काम करेंगे, बट यहाँ पर क्लाइंट का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि डिसीजन मेकिंग को लेना और सही टाइम पे लेना। कि फॉर एग्जांपल अगर आपको आज लिफ्ट ऑर्डर करनी है, लिफ्ट घर में लगानी है, तो आपको 4 महीने पहले ऑर्डर देना पड़ेगा जी क्योंकि वेटिंग लिस्ट में है वो। अगर आपका प्लान ही 12 महीने में शिफ्ट होने का है या 18 महीने में शिफ्ट होने का है, आप लास्ट मंथ्स के अंदर प्लान कर रहे हो टू ऑनबोर्ड समबडी, तो प्रोजेक्ट डिले होगा। एंड ऐसे बहुत सारे डिसीजंस होते हैं, कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, ठीक है, कहाँ से मटेरियल प्रोक्योर करना है, कौन कौन से वेंडर्स के साथ ऑनबोर्ड होना है, क्योंकि एक सिंगल स्विच बोर्ड को भी लगाना है, एक मीटर को लगाने के पीछे भी पूरी बैक एंड फोर्थ वर्किंग होती है जी जहाँ पर क्लाइंट को भी थोरली एंगेज होना पड़ता है। अगर ऐसे वो सोचते हैं कि सिर्फ पैसे दे दें और उनके हिसाब से सारी चीज़ें बन जाए तो वो भी
मतलब इतना पॉसिबल नहीं है। रीजन बीइंग कि जब आपके लिए हम कुछ काम कर रहे हैं तो आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा बहुत सारे एरियाज में। नहीं तो अगर आप इन्वॉल्व नहीं है तो आप एक सर्टेन लेवल की इन्वॉल्वमेंट रखिए प्रोजेक्ट में, क्योंकि वहां पर आपकी नीड्स एंड वांट्स पे बात आती है, वो हमें क्योंकि डिजाइन करना है। जहां पर आपके नीड्स एंड वांट्स की बात आती है, यू शुड बी अवेलेबल। बट फॉर द अदर थिंग्स, फॉर वेंडर सिलेक्शंस, फॉर मटेरियल सिलेक्शंस, मटेरियल प्रोक्योरमेंट्स, if client don't have time to indulge in these conversations, or maybe because of their busy schedule, so they should appoint somebody who is authorized to get this done, all these things. So this helps them to maintain a decision making, जी राइट। ऐसे ही एक और प्रॉब्लम हम साइट पर फेस करते हैं कि एक साइट कोऑर्डिनेशन। जैसे वी प्रोवाइड कंसल्टेंसी, इफ मतलब ऑल्दो वी डू कंप्लीट services like design, execution, everything, but there are some projects where we are just doing design, because we are not a construction company, we are a design focused company. The construction we do for the convenience of the clients, जी where people look for one point person, people look for convenience, and people look for quality construction and quality workings, जी and also seamless working. So there we comes in, but there are few projects जहां पर हम सिर्फ कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, जी वहां पर सारी टीम्स इंडिविजुअल हैं एंड सबकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वहां पर कोई एक कॉमन पर्सन हो, जनरली वो क्लाइंट्स को खुद करना पड़ता है। अगर वो उनके पास टाइम नहीं है तो देयर शुड बी सम काइंड ऑफ अ साइट इंचार्ज, एनी पीएमसी, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, any kind of a supervisor, somebody has to be there जो सबसे coordinate करे। जी And we see this guy is missing in lot of the projects. ओके So because people see that guy as an expense, ओह but बट इट्स सो इम्पोर्टेंट it is so important and it is an Yeah. investment, because अगर वो बिल्कुल चीज आप नहीं करो, वो पर्सन नहीं करेगा तो आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल एंड इफ यू आर रेडी टू डू इट, नो प्रॉब्लम, बट जी इसमें आपका टाइम कंज्यूम होगा, आपकी एनर्जी कंज्यूम होगी। तो हम क्लाइंट्स को इसके बारे में एजुकेट करते हैं कि आप वो करिए जो आपको काम आता है, गो दैट एंड अपने टाइम को वहाँ स्पेंड कीजिए, सेव दैट टाइम, एंड अपॉइंट समबडी ऑन योर बिहाफ ऑन टेक्निकल स्किल्स, कि वहाँ पर साइट पर कुछ कोऑर्डिनेशन इशू हो रहा है, या अलग लेवल के कुछ वायरिंग फंस रही है, या कुछ प्लम्बिंग के पाइप्स, तो वो टेक्निकल लेवल, द गाय हु इज गुड एट देयर जॉब, दैट शुड बी अपॉइंटेड। बिकॉज आज के टाइम में कोऑर्डिनेशन, बिकॉज एवरीबडी इज बिजी, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर कि एक टाइम पर एक जगह पर 4 लोगों को एक साथ बुलाना भी प्रॉब्लम है, एब्सोल्युटली right? आई एग्री Because everybody has their busy schedules, and we live in Delhi NCR, traffic and congestion, all have a busy lifestyle. तो वहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन जो करने वाला इंसान है, जो एक सेंट्रल पर्सन है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो अगर क्लाइंट खुद करते हैं, इफ दे हैव टाइम, डेफिनेटली they should do it. If they don't have time, then somebody has to be appointed. Otherwise चीज़ें थोड़ी बिगड़ जाती हैं with the project, and कभी कभी this impacts project delays as well. जी And also it creates some kind of a frustration as well, because आपको वो काम करना पड़ रहा है जो हो सकता है आपको ढंग से नहीं आता, या वो आपका काम ही नहीं है, जी बिल्कुल right? To save some pennies on that. Yeah. So clients को उसका कॉस्ट भी अपने प्रोजेक्ट के बजट में ऐड करना चाहिए, कि एक कंसल्टेंट का कॉस्ट है, मटेरियल का कॉस्ट है, लेकिन एक कोऑर्डिनेटर का भी कॉस्ट है। तो अगर क्लाइंट्स को स्टार्टिंग से ही उनके बारे में क्लैरिटी है तो उनका जो जर्नी है वो बहुत स्मूथ आता है। तो अब हम बिल्डिंग्स को ना एक सिर्फ एस्थेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते, हम बिल्डिंग्स को एक सिस्टम्स के तरह से देखते हैं। जब हम प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो एज एन आर्किटेक्ट सिर्फ डिजाइनिंग तक रोल नहीं रह गया, एक कंसल्टेशन में हम बिल्डिंग का एक पूरा सिस्टम डेवलप करके देते हैं क्लाइंट को, कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। मतलब जी। शुरुआत करने से पहले कि लाइक सबसे पहले आर्किटेक्ट ऑनबोर्ड हो गए, उसके साथ आपकी टीम्स ऑनबोर्ड हो गई, और पूरा एक सिस्टम की किसका क्या इंडिविजुअल रोल है। जब वो सारी क्लैरिटीज हो जाती हैं, सो दैट प्रोजेक्ट अगले 1-1.5 साल पूरा स्मूथ चले, बिल्कुल एंड क्लाइंट को प्रिपेयर भी करें पहले से कि आगे आपको ऐसे ऐसे डिसीजन लेने हैं, एंड वो जो इंडिविजुअल पर्सन है प्रोजेक्ट मैनेजर, वो भी उस चीज़ का ट्रैक रख रहा है कि हमने जो टारगेट्स लिए हैं, जो हमने प्लान किया है, वो उस टाइमलाइन पे काम Meet हो हो भी रहा रहा है है। या नहीं हो रहा। बिल्कुल तो दैट इज अ
organized way of working that we try to do in our projects. So according to the data that we see as on today, जो हमारे सर्वे के बेसिस पे है 140 करोड़ की जनता में, नॉट मैनी पीपल इन इंडिया, जैसे परसेंटेज वाइज आई थिंक कुछ 10% ही है जो शायद अपना घर बनाते हैं, एंड उसमें भी अनसैचुरेटेड मार्केट बहुत है. जो घर बन रहा है उसमें आर्किटेक्ट्स की आज तक कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है. ये स्पेशली होता है एक रूरल एरिया में या तो एक टियर 2 या टियर 3 सिटीज़ में. सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? Yes, you are right about this, and we see a lot of these things around us. जी. Uh, इसके लिए like the one of the biggest problem about this profession is like the awareness, ओके. because lot of people like still figure out कि architect होते कौन है. आर्किटेक्चर अलग अलग नामों से, मतलब आर्किटेक्चर लोग बुलाते हैं, आर्किटेक्ट बुलाते हैं इस नाम, बिकॉज आर्किटेक्चर इज अ स्टडी जी. एंड आर्किटेक्ट इज व्हाट वी डू, जी. लाइक देयर प्रोफेशन, राइट. राइट. तो फर्स्ट बेसिक थिंग इज दे शुड नो कि वो कौन लोग हैं. हाँ. कोई ऐसा कोई डेजिग्नेटेड प्रोफेशनल्स हैं, जैसे डॉक्टर का तो सबको पता है बिकॉज आपकी नीड है, जी. राइट. तो ऐसे ही बिल्डिंग्स के भी डॉक्टर्स होते हैं, जी. राइट, जो बिल्डिंग को प्लान करते हैं, डिजाइन बिल्कुल. करते हैं. तो धीरे धीरे वो अवेयरनेस आ रही है, बट हाँ बहुत सारे एरियाज में आज भी वो क्लैरिटी नहीं है. एंड ऑल्सो क्या वो उसको कैसे देखते हैं कि ठीक है कंसल्टेंट आएगा तो लाइक टीयर 2 सिटीज और 3 सिटीज में वो आप उसको देख कैसे रहे हो सर्विस को. क्या वो उसको आप एक्सपेंस की तरह देख रहे हो कि ठीक है कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कॉस्ट है, लेबर की कॉस्ट है, ठीक है, अब कंसल्टेंसी की भी कॉस्ट है, बिकॉज इन इंडिया लाइक टियर 2 और टियर 3, मतलब इवन टियर 1 एज वेल, कि जो सर्विस इंडस्ट्री है ना वो अब धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है. जी. लोग सर्विस इंडस्ट्री को वैल्यू करने लगे हैं. तो कि कोई आपको सलाह दे रहा है तो उसके चार्जेस हैं, मतलब इस जी. चीज़ के ना. तो ये भी कई रीज़न है कि अगर लोगों को एजुकेशन है भी सही, तो जस्ट बिकॉज दे चार्ज सम फीस टू गिव देयर कंसल्टेशन, दे डोंट गो. बिल्कुल. बिकॉज हो सकता है कि उनका बजट कॉन्स्ट्रेंट हो या लिमिटेड फंड्स हो, मोस्टली वही रीज़न होता है. या फिर कभी कभी टियर 2 और टियर 3 सिटीज में फंड्स होते भी हैं, जी. स्टिल दे वॉन्ट प्रेफर टू गो टू अ प्रोफेशनल. बिल्कुल. they rather depend on the local contractors, and क्योंकि they that depends on their mindset कि बिल्कुल. जो दिखता है वो बिकता है, कि बिल्डिंग दिख रही है, मटेरियल दिख रहा है, तो या लेबर काम कर रही है तो दिख रहा है. लेकिन एक पर्सन एक सर्टन एजुकेशन लेके आया है, उसने सर्टन ईयर्स इस इंडस्ट्री में दिए हैं और वो एक सर्टन एक्सपर्टीज और नॉलेज रखता है, तो उसकी एक वैल्यू है. जी. और वो जानता है अपने काम को और उसी चीज की वो कंसल्टेशन कर रहा है. जी. वो आपको बता रहा है कि कैसे कैसे चीजें होगी और उसके लिए वो फीस चार्ज करेगा, राइट. तो वो माइंडसेट भी पर्सन का होना चाहिए, इज विलिंग टू पे. अगर आप उसको मटेरियल से कंपेयर करोगे कि सिर्फ ड्राइंग्स ही बनाते हैं, इट इज नॉट जस्ट अबाउट ड्राइंग्स कि पेपर पे लाइंस ही तो मारी है. लेकिन अगर मैं आपको वैसे बताऊं बड़े बेसिक लेवल पे, हम जो भी ड्राइंग्स डेवलप करते हैं ना, उस एक एक ड्राइंग का ना, उस एक एक ड्राइंग के अंदर एक एक लाइन का बहुत बारीक मीनिंग होता है. जी. वो एक लाइन ना बहुत चीजें चेंज कर सकती है. कि अगर एक लाइन से कट कर दो तो क्रॉस ऊपर छत नहीं है, एक लाइन से नीचे कुछ कट कर दो तो हर एवरी लाइन हैज अ मीनिंग. और वो लाइन को ड्रॉ करने के लिए जो उसके पीछे की जो पूरी स्टडीज रही हैं या उतने साल लगे हैं, वो उसी चीज का एक आउटकम है. और वो लाइन आप सोच के डेवलप करके, ड्राइंग्स आर जस्ट एन आउटकम, बट जी. बिहाइंड दैट नॉलेज इज अ पावर, एंड दैट यू पे फॉर द नॉलेज नॉट फॉर द ड्राइंग्स, राइट. पीपल कम विथ कि सिर्फ 3D चाहिए. जी. ऐसी भी चैलेंज आता है कि उनको दे ऑनलाइन, अगर आपने से कुछ इकोनॉमिकल से 2000 5000, मतलब इस रेंज में भी आप इंटरनेट से 3Ds डाउनलोड कर रहे हो. जी. टीयर 2 और 3D सिटीज में ऐसी चीजें ज्यादा होती हैं, इवन टीयर 1 में भी ऐसी होती हैं. बट अगेन सेम थिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ पिक्चर से सब कुछ नहीं होता. बिल्कुल. बिकॉज दीज पिक्चर्स एंड दीज विजुअलाइजेशन इज एन आउटकम ऑफ समथिंग, बिल्कुल. राइट. ये उन चीजों का रिजल्ट है जो आपने सोचा हुआ है. आपको ये तो नहीं पता कि
इस पे क्या दिमाग लगा हुआ है, बिल्कुल. कैसे ये चीज डेवलप हुई है, एंड यू आर जस्ट सीइंग एन आउटकम. तो Yeah. Also, I feel there is a very clear issue of finance also. अगर किसी के पास awareness भी है, तो do you think finance can also be an issue? फाइनेंस देखिए डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप उस कॉस्ट को भी पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट में ऐड करते हो. देखो आर्किटेक्ट के पास ये ऐसा नहीं होता कि आप आर्किटेक्ट के पास जा रहे हो, बिल्डिंग महंगी बन जाएगी. जी. या फिर दो तरह की चीजें पर्सपेक्टिव होते हैं यहाँ पर जो मुझे लगता है. एक है कि आर्किटेक्ट सर्विसेज की खुद की कॉस्ट. दूसरा, अगर आप आर्किटेक्ट के पास जाओगे तो बिल्डिंग महंगी बन जाएगी. हाँ. राइट. सो पहला पर्सपेक्टिव तो ये है कि देखिए अगर आप किसी का टाइम ले रहे हैं तो यस आपको सर्विसेज के लिए यू हैव टू पे, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड अबाउट इट. सेकेंड इज कि आर्किटेक्ट के पास जा रहे हो तो बिल्डिंग महंगी बन जाएगी. नहीं, आई एम कंप्लीटली डिसएग्री अबाउट इट. रीजन बीइंग कि there are a lot of people that we meet with our clients who have a budget constraint. Okay. तो because of our knowledge and exposure, जी. हम अपने क्लाइंट के लिए वैल्यू इंजीनियरिंग भी करते हैं. Okay. लाइक फॉर एग्जांपल क्लाइंट आई वांट कि मुझे ये चीज़ ऐसी चाहिए, लेकिन उस पर्टिकुलर मटेरियल का बजट नहीं है. अब डिपेंड करता है कि मटेरियल बाय कहाँ से कर रहे हो, कहाँ से खरीद रहे हो, जी. या वो मटेरियल सही भी है उसकी जगह पे नहीं है. तो वहां पर हम क्लाइंट को हेल्प करते हैं कि आप सब्स्टिट्यूट ढूंढो. बेसिकली देखो अच्छे की कोई डेफिनेशन नहीं होती. जी. राइट. अच्छा इज अ लाइक अ बिगर रेंज वर्ड. तो वो महंगा हो या सस्ता हो सकता है कि हम उनके लिए कुछ सस्टेनेबल एंड लो कॉस्ट होम डिजाइन कर दें. बिल्कुल. राइट. तो बिकॉज वी स्टडीड दैट जी. एंड वी नो हाउ दिस कैन बी डन. तो जरूरी नहीं है कि आपकी कॉस्ट ऊपर जाए, हम उस कॉस्ट को नीचे भी लेके आ सकते हैं. या हम लेकिन आइडिया ये है कि वट एवर यू पुट मनी इन दैट प्रोजेक्ट इट हैज टू बी वैल्यू फॉर मनी. बिकॉज वी सीक फॉर वैल्यू कि ठीक है यू हैव 10 लाख रुपीज, यू हैव 50 लाख रुपीज, और मे बी यू हैव 5 करोड़ रुपीज. The money you have, the hardened money you want to invest in your project, it has to be invested in a right way. जी. Right. So हमारा काम यही है कि 10 लाख वाले के लिए भी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए उसकी, और 10 करोड़ वाले के लिए भी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, और 100 करोड़ वाले के लिए भी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि आप सही वे में आपका जो फंड है एलोकेट कर रहे हो, अपने डिसीजंस ठीक लग रहे हो. जी. बिकॉज यू हैव अ राइट कंसल्टेशन बिहाइंड इट, who is guiding you throughout, who is educating you throughout and helping you to make that decision. जी. Right. Otherwise कोई भी चीज फॉर एग्जांपल हम ये चीज बहुत सुनते हैं कि जैसे स्ट्रक्चर्स डिजाइन किए हैं अगर, हाँ जी. तो स्ट्रक्चर में स्टील ज्यादा लगा दिया, जी. तो वो ठीक है कि चलो अपनी बिल्डिंग में ही स्टील लग रहा है ज्यादा, जी. 2 लाख रुपए का स्टील फालतू लगा दिया, इतने लाख का स्टील फालतू लगा दिया. तो मेरा क्वेश्चन है कि क्यों लगाना है, जरूरत ही नहीं थी उसकी. जी. मतलब, और ये आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? उसके लिए कंसल्टेंट्स हैं जिसको पता है कि यहाँ तक इतना ही ठीक है जी. कि आपको अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनानी है, तो उसके लिए सर्टेन पैरामीटर्स हैं, उसके बेसिस पे डिजाइन करनी है. अगर उस स्टील की जरूरत ही नहीं है एक्स्ट्रा 2 लाख रुपीस की, तो व्हाई यू आर पुटिंग इट इनटू दैट. जी. अब वो 2 लाख कहीं और यूज करो, हो सकता है घर के फर्नीचर की क्वालिटी बेटर कर लो, जी. फ्लोरिंग बेटर कर लो. तो यहाँ पर वैल्यू इंजीनियरिंग बहुत बड़ा रोल है कि फॉर एग्जांपल आपके पास 50 लाख का बजट है, 50 लाख को आप कैसे पार्ट्स में स्प्लिट डाउन कर रहे हो और अपने फंड्स को डिफरेंट एरियाज में एलोकेट कर रहे हो. जी. राइट. तो ये भी एक आर्किटेक्ट की ड्यूटी है. तो ये पार्ट ऑफ कंसल्टेशन है, बट इसके लिए क्लाइंट को ओपन अप होना पड़ेगा ऑन अ वेरी स्टार्टिंग डे ओनली कि दिस इज दैट बजट एंड हम इस सर्टन बजट्स के अंदर अपने प्रोजेक्ट को खत्म करना चाहते हैं. तो वी अंडरस्टैंड दैट. And so we start designing and thinking on that lines only. Ki then balance is not just aesthetics, so balance in terms of budgets, balance in terms of the quality. तो हम डिजाइनिंग में उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करते हैं जो बजट फ्रेंडली हो, ताकि वो उसको अफोर्ड भी कर पाए और दे शुड बी फील गुड अबाउट इट, रादर देन शोइंग कि अनरियलिस्टिक चीज़ें उनको दिखा दें और वो उनकी आउट ऑफ बजट चीजें चली जाए. दैट इज वो फिर मैच नहीं होगा. जी. As we know, AI is affecting lot of businesses and talking about architects, do you think आपके भी business में effect पड़ेगा because of AI? See, it depends. Like the AI is all around.
जी, and we ourselves use some of the AI tools in our practice. जी, So it's just कि first of all AI किस level पे train होता है, हाँ, and at the same time हम उसको कैसे यूज करते हैं, जी, इट डिपेंड्स कि वो किस लेवल तक एडवांस होता है. लेकिन यू नो इट डिपेंड्स. अगर हम स्टैंडर्डाइज चीज़ों की बात करें तो मे बी कुछ स्टैंडर्डाइज चीज़ें रिप्लेस हो जाए विद जी, एआई. But when we talk about innovation or when we talk about personalization, जी, वहां पर आई हैव अ डाउट कि एआई अभी इतना एडवांस हो जाएगा, क्योंकि जब हम एक वन ऑन वन बात करते हैं, जी, क्योंकि एआई इज ह्यूमन मेड, तो वहां पर आपकी चीज़ों को इतने अच्छे तरीके से ग्रास्प करके एक पर्सनलाइज सॉल्यूशन बना पाना आज की डेट पे तो मुझे नहीं लगता कि अभी ये पॉसिबल है. जी, लेकिन फ्यूचर में लाइक आई एम ऑल्सो नॉट श्योर कि कि ये इस लेवल तक एडवांस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. बट माई टेक इज दैट लाइक वी शुड बी अपडेटेड विद द टेक्नोलॉजी, and we have to use that technology, because definitely if innovation happen then it is for the well-being. जी, अगर हम उसको अपने प्रोफेशन में यूज कर पाए तो यस डेफिनेटली इट्स अ विन विन कंडीशन. एंड सो रिप्लेसमेंट का तो आई एम नॉट श्योर, रीजन बीइंग कि पर्सनलाइजेशन इस लेवल पर मुझे नहीं लगता वो कर पाएगी. दैट पर्सनल टच, दैट इमोशंस, दैट विल ऑलवेज बी कंसिस्टेंट. एंड जो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की यूएसपी ही होगी, क्योंकि जो आप एक मेमोरी से प्रोजेक्ट बना रहे हो या आप एक इमोशनल एंगल से एस्पेक्ट से प्रोजेक्ट बना रहे हो, वो डेफिनेटली एआई कैन नॉट रिप्लेस इट एट ऑल. बट हाँ, एक डेटा लेवल पे कुछ चीज़ें होंगी जहाँ पर इट कैन बी यूज एज एन हेल्प. जी, जो आपके जो बेसिक कुछ ऐसे काम होते हैं, आप अपना टाइम ऑप्टिमाइज कर सकते हो टू यूज दैट टूल्स, जी. बट नॉट entirely replace designers or architects. So Kunal, you have to pick one, this or that. Minimalism or maximalism? So I like minimalism. Straight lines or organic curves? I like straight lines. Open floor plans or cozy defined spaces? I like open floor plans. Natural stone or engineered marble? Any day natural stone. Classic arches or clean glass facades? इस पे I'll say classic arches. Indoor courtyard or rooftop terrace? Indoor courtyards. Wood finishes or concrete textures? Concrete textures. Statement staircase or hidden elevators? Statement staircase. Vernacular design or global aesthetics? Vernacular design. Smart home automation or soulful manual touches? Soulful manual touches Okay. with some smart features. Okay. Bold color pops or neutral palette? I like neutral palette more. Okay. Luxury villa or compact smart home? I like luxury villa. I want to know some myth and fact. बट आपको जवाब एक लाइन में देना है. Sure. लग्जरी इंटीरियर्स मतलब एक्सपेंसिव चीज़ें. Luxury again myth है. वास्तु फॉलो करना है तो डिज़ाइन मॉडर्न नहीं बन सकता. No, this is मिथ. a myth. छोटे घर डिज़ाइन वर्दी होना बहुत डिफ़िकल्ट है. No, this is a myth. ओके. फॉल्स सीलिंग सिर्फ शो के लिए होती है. No, this is a myth. क्या ग्रीन बिल्डिंग्स हमेशा एक्सपेंसिव होते हैं? No, this is a myth. ग्लास से घर कूल रहता है. This is a myth. एज एन आर्किटेक्ट आपको भी पता है कि देर आर वास्तु कंसल्टेंट्स. आप उनके साथ कैसे कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, क्योंकि आपने कुछ डिज़ाइन बनाया एंड देन देर आर क्लाइंट्स जो हायर करते हैं वास्तु कंसल्टेंट एंड देन वास्तु वाले आए और उन्होंने बोल दिया कि नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता. सो हाउ डू यू डील विद दैट? Yes, of course, we work with multiple consultants. Vastu consultants is one of them. So there is a process of working. First of all, जब भी हम कभी प्रोजेक्ट कोई भी फ्रेशली स्टार्ट करते हैं तो हम ये क्वेश्चन क्लाइंट से ज़रूर पूछते हैं कि हाउ यू डू यू वांट योर हाउस टू बी डिज़ाइन. जी, मतलब क्या ये घर फंक्शनैलिटी और प्रैक्टिकलिटी बेस्ड पे डिज़ाइन होगा, जी, या फिर ये घर वास्तु के कंप्लाइंट्स के हिसाब से डिज़ाइन होगा. जी, बिकॉज अगर हम आज की डेट में बात करें तो आर रेशो इज 50-50. like 50% of our clients who says like they don't believe in vastu and they want our projects and houses to be designed
completely on the functionality and as per their needs basis. And 50% of the clients are inclined towards वास्तु, जिसमें भी category है कि there are some people who might have few things in their past or something which they relates कि this happens because of the because कुछ कोई घर का कोई एरिया है वो किस जगह पर सही नहीं था, बिकॉज दे हैव दिस एक्सपीरियंसेस, सो दे वांट्स कि उनका हाउस पूरा वास्तु कंप्लाइंट हो. फ्यू ऑफ द क्लाइंट्स दे आर ओके विद कि ठीक है बेसिक लेवल इज ओके, एंड बिकॉज कोई ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व है सम एट अ बेसिक लेवल. सो हमारा क्वेश्चन वही रहता है कि आप किस लेवल के मतलब अगर फॉर एग्जांपल देयर इज अ क्लाइंट who want their house to be Vastu compliant. Now, we suggest ki what level of Vastu you want to indulge in your project. If this is the basic, then we are not a Vastu specialist. We are designers and architects, but because we work with multiple consultants, so we study about it a little bit, and so हमें basic knowledge होती है, उसके basis पे हम प्लानिंग को में इनकॉर्पोरेट करते हैं. फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट एरिया में हमें वॉशरूम्स प्लान नहीं करने या कोई भी वेट एरियाज को नहीं प्लान करना. साउथ वेस्ट इज गुड फॉर master bedroom or somebody who is a earning member of the house, right? But when people say we want to go for some detailed vastu, then we suggest our clients to onboard somebody who is an expert, and we take a consolidated brief, like we create a brief for a client when we first meet. Then that brief we want that to be shared with the vastu consultant as well, Okay. right? So like few of the clients say कि आप पहले डिजाइन डेवलप कर दो, देन हम कंसल्टेंट से बात करेंगे. देन दैट इज नॉट अ राइट वे ऑफ वर्किंग. द राइट वे इज कि जैसे आपने हमें ब्रीफिंग दी है अपनी रिक्वायरमेंट्स एंड नीड की, देन ये सिमिलर ब्रीफिंग कंसल्टेंट के पास भी होनी चाहिए. एंड वंस दे मेंशन कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं, घर के अकॉर्डिंगली ही हम प्लानिंग को स्टार्ट करते हैं. बिकॉज व्हेन वी डिजाइन, सो इट इज नॉट जस्ट वन पैरामीटर कि क्लाइंट की नीड है, वहाँ पे आपको अथॉरिटी नॉर्म्स भी देखने हैं, तो वास्तु नॉर्म्स भी देखने हैं. तो वास्तु अपने आप में एक नॉर्म की तरह ऐड होता है, Okay. आपकी प्लानिंग का पार्ट बन जाता है. अब बात आती है कि सही या गलत, की वास्तु के हिसाब से वो चीज़ सही है या वास्तु के हिसाब से वो चीज़ गलत है. देखो, आई एम नॉट अ राइट पर्सन टू से कि वो गलत है. इट इज जस्ट क्योंकि आई विल सी द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, राइट? I will design something which is more practical and which is more contextual. And if vastu is a need, if anything is bothering, तो my approach is toward solving that. अगर कोई ऐसा स्पेस है जो उस एरिया में नहीं फिट बैठ रहा, तो माई अप्रोच इज टूवर्ड्स हैव अ ओपन कॉन्वर्सेशन कि ठीक है यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, या तो ये आर्किटेक्चरल कॉम्प्रोमाइज है या तो ये क्लाइंट की फंक्शनैलिटी बेस्ड कॉम्प्रोमाइज है. अगर हम इन दोनों को प्रायोरिटी रखते हैं तो फिर वास्तु कॉम्प्रोमाइज है. सो वी प्रेफर टू हैव एन ओपन कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल थ्री डिफरेंट people, and then we have to come up with the consolidated solution जहाँ पर आपका जो फंक्शनल एस्पेक्ट है वो भी मेंटेन रहे, वास्तु एस्पेक्ट भी मेंटेन रहे, एंड द सेम टाइम क्लाइंट को जो चाहिए वो भी मिल जाए. तो Okay. कहीं ना कहीं एक अगर हम बात करते हैं कि एक मतलब काउंटर की तरह ना काम करें, एज अ कलेक्टिव एफर्ट साथ में मिलकर काम करें, सो दैट इवेंचुअली रिजल्ट तो दोनों का सेम ही है ना. मतलब आप भी उनके वेलफेयर के लिए काम कर रहे हो और हम भी. जी. तो अगर कलेक्टिव काम करते हैं तो इवेंचुअली प्रोजेक्ट का बेनिफिट होता है. एंड सो वी फोकस मोर ऑफ अ plan B. Like if plan A is not working, then we look for some plan B option which is comfortable to the project. थैंक यू सो मच कुणाल फॉर गिविंग योर वैल्यूबल इंसाइट्स. घर एक सपना है, सबका सपना होता है, एंड आई एम श्योर आज के टाइम पे अगर किसी को घर बनाना है तो दे मस्ट वॉच दिस. Yeah, of course. Thank you so much for inviting me, and we look forward for that. थैंक यू.